Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss class 10th chapter number 1, A Letter to God. So, first of all, मैं आपको बता दूं, आपकी जो 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला है हमारा प्रोज, सेकेंड इज पोएट्री एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री रीडर. ऑलराइट, सो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका नेम है फर्स्ट फ्लाइट और इसके अंदर आपको प्रोज एंड पोएट्री पढ़नी होती है. सेकेंड जो इसका पार्ट होता है उसका नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सप्लीमेंट्री जो रीडर होती है वो आती है. सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट है इसका जो चैप्टर नंबर 1 है और ये बेसिकली हमारे प्रोज का चैप्टर नंबर फर्स्ट है. And the chapter name is A Letter to God. आप एक लेटर का जो मीनिंग होता है वो होता है पत्र. टू गॉड, गॉड का मीनिंग तो सभी को पता होता है. गॉड का मीनिंग होता है भगवान एंड टू यहाँ पर लगाया है को के सेंस में, भगवान को एक पत्र. सो अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूँ तो इसका ओवरव्यू ये है कि यहाँ पर एक फॉर्मर होता है. उस फॉर्मर को गॉड पर बिलीव होता है इतना ज्यादा है कि वो गॉड को एक लेटर लिखकर भेजता है और वो इस बात का इंतजार करता है कि जो गॉड है क्या उसके लेटर का आंसर उसको देंगे, जो उसने उनसे मांगा है क्या वो उसको देंगे. जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा आखिर क्या हुआ था, आखिर क्यों उस फॉर्मर ने भगवान को लेटर लिखा था और क्या उसको उसके सवाल का जवाब मिला. तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी. एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में क्या होगा, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे. शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने चैप्टर को काफी थॉरोली पढ़ा होगा. ऑलराइट, सो इस चीज पर फोकस ज्यादा करें कि आप चैप्टर को थॉरोली पढ़े, चैप्टर्स के जो मीनिंग है मीनिंग्स को थॉरोली पढ़े रादर देन कि क्वेश्चन आंसर को रट रही है. वो एक अलग चीज है, आपको लर्न करना पड़ेगा. हाँ, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसी भी चैप्टर, आपकी रीडर में जितने भी चैप्टर हैं उनको थॉरोली रीड करना. क्योंकि अगर आप चैप्टर को थॉरोली रीड करोगे तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर कभी ऐसा हुआ, हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया लेकिन वो है चैप्टर के अंदर से, तो भी आप उसका आंसर दे पाएंगे. ऑलराइट, सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको थॉरोली चैप्टर को रीड करना है. दूसरी चीज, आपको चैप्टर में जितने भी ऐसे मीनिंग्स हैं जो आपको हार्ड लगते हैं आपको नोटबुक में सबसे पहले वो नोट डाउन करने हैं. सो इस लेक्चर को देखने से पहले आपके पास कुछ चीजें होना मैंडेटरी है, वो है एक नोटबुक और एक पेन. तो इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम जो भी आपको कठिन मीनिंग लगता है, ऐसा मीनिंग जिसका आंसर आपको नहीं पता है, आप उस मीनिंग को नोट डाउन करेंगे विद स्पेलिंग. आपको स्पेलिंग भी याद करनी है क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, हमसे स्पेलिंग पूछी जाती है. हमारी जितनी कम स्पेलिंग एरर होती है ना उतनी ज्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स के. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर. ऑलराइट, सो यहाँ पर अबाउट का जो मीनिंग है वो है बारे में. ऑथर का जो मीनिंग होता है वो होता है लेखक. अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑथर का जो मीनिंग होता है वो होता है लेखक, लेकिन जो पोएट होता है इसका मीनिंग होता है कवि. तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी प्रोज के चैप्टर की बात करते हैं तो वहां पर आप हमेशा ऑथर का यूज करेंगे, लेकिन जब आप किसी पोएम की बात करते हैं तो वहां पर हम पोएट का यूज करते हैं. ऑलराइट, इस चीज को याद रखिएगा. बेसिकली ये चीज होती है आपकी राइटिंग में काम आती है. जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होते हैं, जब आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, या फिर जब आप उनका सेंट्रल आइडिया लिख रहे होते हैं, तो है तो ये छोटी सी बात, लेकिन ये हमें गौर करनी चाहिए क्योंकि पोएम एक पोएट ने लिखी होती है एंड जो एक कोई राइटिंग हो गई या कोई वर्क हो गया, कोई बड़ा वर्क हो गया, कोई स्टोरी कोई, वो हमेशा ऑथर ने लिखी होती है. बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ऑथर एंड पोएट में, बट
टर्मिनोलॉजी जो है हमें उस टर्मिनोलॉजी का ही यूज करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर। सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी, द ऑथर यानी कि लेखक, ऑफ द स्टोरी कहानी के लेखक। कौन सी कहानी? अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इज रिटन बाय, ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है G.L. फुएट्स। जो G.L. फुएट्स थे, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस जो ये स्टोरी है इसके राइटर कौन है? G.L. फुएट्स। ऑलराइट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वह वॉज थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महानों में से एक, राइटर्स लेखक, यानी कि वह महान लेखकों में से एक लेखक थे। ऑफ दैट टाइम, उस समय। सो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये G.L. फुएट्स के द्वारा लिखी गई है और वे उस समय के सबसे ज्यादा महान लेखकों में से एक थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का मतलब है महान। अगर मैं पूरा मीनिंग कहूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, तो हो जाएगा महान लेखकों में एक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, वह एक मैक्सिकन पोएट थे। बेसिकली जो मैक्सिकन है ये मैक्सिको वर्ड से बना है। जैसे जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्हें इंडियन बोलते हैं, जो लोग चाइना में रहते हैं उन्हें चाइनीज बोलते हैं, उसी तरह से जो मैक्सिको में लोग रहते हैं उन्हें मैक्सिकन बोलते हैं। इट मीन्स जो G.L. फुएट्स थे वो मैक्सिको में रहते थे, इसी वजह से हम उन्हें मैक्सिकन पोएट बोल रहे हैं। नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट भी थे, यानी कि जो राइटर थे वो एक मैक्सिकन पोएट थे, यानी कि मैक्सिकन कवि थे, उपन्यासकार थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. The story revolves around, देखिए ये जो लिखा है revolves around, इसका यूज जनरली हम करते हैं अपनी अर्थ के लिए। The earth revolves around the sun. तो ये जो कहानी है ये घूमती है, किसके आसपास घूमती है, किसके चारों तरफ घूमती है? The idea of having unquestionable faith in God. अविश्वसनीय विश्वास, या फिर अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है ऐसा विश्वास जिस पर प्रश्न ना किया जा सके, यानी कि अंधा भरोसा, या फिर बहुत ज्यादा भरोसा कहें, अंधा भरोसा थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अनक्वेश्चनेबल फेथ, अप्रश्नीय विश्वास, तो इसको बोल सकते हैं भगवान। ऑलराइट, देखिए हमारी डेली लाइफ में हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भगवान में भरोसा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भगवान में नॉर्मली भरोसा करते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं, जो कि गलत है। सो बेसिकली यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, ये इसके चारों तरफ घूम रही है कि वो जो फॉर्मर था ना उसने भगवान को लेटर लिखा था। पहली बात तो हम सभी को पता है भगवान को लेटर लिखना इज नॉट अ लाइक ऐसे कोई थिंग नहीं है कि जो सेंसिबल थिंग हो। अब सोचिए आप भगवान को लेटर लिख रहे हैं, क्या आपको पता है वो लेटर भगवान के पास पहुंच जाएगा? नहीं। लेकिन ये जो फॉर्मर था इसने भगवान को लेटर लिखा, तो सोचिए उसके अंदर कितना भरोसा होगा कि हाँ मेरा लेटर भगवान तक पहुंच जाएगा और भगवान मेरी बात को सुनेगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये जो कहानी है भगवान के ऊपर अप्रश्नीय विश्वास के चारों तरफ घूमती है। ऑलराइट, सो बेसिकली ये था हमारा ऑथर के बारे में। हमने ऑथर के बारे में पढ़ा। जो ऑथर थे मेन चीज क्या है, ये G.L. फुएट के द्वारा लिखा गया है। वो अपने टाइम के बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट राइटर थे। इसके अलावा वो एक मैक्सिकन पोएट थे, नोवेलिस्ट थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। और ये जो कहानी है भगवान के ऊपर अप्रश्नीय विश्वास के चारों तरफ घूमती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेसन। ऑलराइट,
सो अब इस लेसन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ा वो था पोइट के बारे में, सॉरी वो था ऑथर के बारे में। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेसन के बारे में कि हमें जो ये लेसन दिया गया है, ये जो स्टोरी दी गई है उसमें क्या बताया गया है। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes depicts, देखिए डेपिक्ट का मतलब वैसे होता है चित्रित करना, लेकिन यहाँ पर आप बताने से भी बोल सकते हैं कि ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड जो कि G.L. Fuentes के द्वारा लिखी गई है, ये बताती है, आप बोलोगे बताती है इसके बारे में बताती है अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग देखिए वेवर का मतलब होता है जब कोई इंसान हिलता है ना ऐसे ऐसे, देखिए मेरा हाथ क्या कर रहा है, वेवर कर रहा है। तो अनवेवरिंग का मतलब होता है ना हिलने वाला। विश्वास ऑफ अ फार्मर इन गॉड, यानी कि ये जो कहानी है इसमें G.L. Fuentes जो है वो बताते हैं एक ऐसे फार्मर के भरोसे को जो कि ना हिलने वाला है, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान में। ऑलराइट, इट बिगिंस विद अ फार्मर, बिगिंस मींस होता है शुरू होना, यह शुरू होती है एक किसान के साथ, फार्मर मींस किसान, विद साथ में अ फार्मर किसान, नेम्ड लेंचो, जिसका नाम लेंचो था। यहाँ पर जो लेंचो है ये फार्मर का नेम है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर, सो यहाँ पर एक्सपेक्टिंग का मतलब है उम्मीद करने से, जो कि उम्मीद कर रहा था। अ रेन शावर, यहाँ पर रेन शावर का मतलब है वर्षा। रेन शावर, हालांकि शावर वो होता है, आपने देखा है आपके घरों में ये लगा होता है, इससे पानी गिरता है, इसको हम शावर बोलते हैं। आजकल तो कई अलग अलग तरह के आने लगे। सो आपके घर में जनरली क्या होता है, जो आपके वॉशरूम होते हैं, ये दीवार रही, यहाँ पर एक शॉवर लगा होता है जिसको आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर बौछार गिरने लगती है पानी की। ऑलराइट, सो उसी तरह से उसी सेंस में हमने रेन शावर का यूज किया है, क्योंकि पानी की बौछार जो गिरेगी ना ये उसकी उम्मीद कर रहा था। टू नरिश, नरिश का मतलब होता है फलना, फूलना। नरिश का मतलब बेसिकली होता है किसी को फलना फूलना, यानी किसी को एनर्जी मिल जाना, किसी को नरिशमेंट पता है किसे बोलते हैं। जैसे कि कोई ट्री है या फिर मान लीजिए कोई प्लांट है, हम जब उसको रोज पानी देते हैं, रोज उसमें खाद डालते हैं, जो जरूरी चीजें उसे धूप दिखाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे पौधे का नरिशमेंट होता है, इससे पौधे का विकास होता है। तो यहाँ पर जो नरिश का मीनिंग है वो होता है विकास होना। तो नरिश इज फील्ड ऑफ कॉर्न, फील्ड का मीनिंग वैसे तो मैदान होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है फील्ड्स ऑफ कॉर्न, तो इसका मीनिंग है, कॉर्न का मीनिंग क्या होता है, मक्का। उसके जो कॉर्न फील्ड है, जो मक्का के खेत है, वो फल फूल जाए, यानी कि इसका जो टोटली मीनिंग हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ, इट बिगिंस विद द फार्मर, यह किसान के साथ शुरू होती है, नेम्ड लेंचो, जिसका नेम लेंचो है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर, वो वर्षा की उम्मीद करता है। टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, जिससे कि उसके जो मक्का के खेत हैं वो फल फूल जाए या फिर उनका विकास हो जाए। ऑलराइट, he is confident that his harvest is going to yield his huge profit. He is confident,
विश्वास, यहाँ पर विश्वास से मतलब उसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था, वो बहुत ही आत्मविश्वासी है इस चीज को लेकर। हिज हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो आप फसल करते हैं, उसकी फसल इज गोइंग टू ईट, ईट का मतलब होता है पैदावार। हिज ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज मीन्स बड़ा एंड प्रॉफिट मीन्स लाभ, उसे यह आत्मविश्वास है कि जो उसकी फसल है वो बहुत बड़ी पैदावार देने वाली है और जिससे उसको बहुत बड़ा लाभ होगा। उसकी जो फसल है वो पैदावार देने वाली है या फिर वो पक गई है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि जस्ट लाइक जैसा कि इट डज एवरी ईयर, ये हर साल होता है। सो इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो लेंचो था उसको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसकी जो फसल हुई है बहुत काफी ज्यादा अच्छी हुई है, अब वो पकने वाली है और इससे उसको बहुत बड़ा लाभ होगा जैसा कि उसे प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर यहाँ से जो है आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ से चैप्टर के पास आ गए, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। अबाउट द ऑथर, The author of the story A Letter to God is written by J.F. Poent। जो कहानी के लेखक हैं या फिर जो कहानी है वो J.F. Poent के द्वारा लिखी गई है। He was one of the greatest writers of that time। वह उस समय के सबसे महान लेखकों में से एक थे। He was a Mexican poet, novelist and also journalist। वे एक मैक्सिकन पोइट थे, उपन्यासकार थे और वो एक जर्नलिस्ट भी थे। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God। जो कहानी है वो इस तथ्य के या फिर इस आइडिया के या इस विचार के चारों तरफ घूम रही है, भगवान में जो कि अप्रश्नीय विश्वास है। नेक्स्ट इज about the lesson। The story A Letter to God by J.F. Poent depicts unwavering faith of a farmer in God। जो कहानी है A Letter to God जो कि J.F. Poent के द्वारा लिखी गई है या फिर बनाई गई है, ये बताती है फिर चित्रित करती है एक फार्मर का, एक किसान का ना हिलने वाला भरोसा भगवान में। It begins with a farmer named Lencho। यह एक किसान के साथ शुरू होती है जिसका नेम लेंचो है। Expecting for a rain shower to nourish his field of corn। जो कि बारिश के होने की उम्मीद करता है ताकि जो उसके मक्का के खेत हैं वो फल फूल जाए। He is confident that his harvest is going to yield his huge profit just like it does every year। उसे ये आत्मभरोसा था कि उसकी जो फसल है पकने वाली है और उसे बड़ा लाभ होगा और उसे बड़ा लाभ देने वाली है जैसा कि प्रत्येक वर्ष होता है। Now we will read the chapter। Alright, so the first line of the chapter is the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। So the house, घर, the only one, केवल एक, in the entire, entire मीन्स होता है संपूर्ण या फिर पूरा। वैली, वैली मीन्स होता है घाटी। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो कि पूरी वैली में, पूरी घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट, यहां पर सेट का मतलब है स्थित, स्थित था। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी। लो हिल, निचली पहाड़ी या फिर थोड़ी छोटी पहाड़ी।
जो घर था वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में केवल एक ही स्थित था। ऑलराइट, फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of rice corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height means इतनी ऊंचाई से, height means ऊंचाई, from this height का मीनिंग हो गया इतनी ऊंचाई से, one could see कोई भी देख सकता था, could see का मतलब है यहाँ पर सकता था, one could see कोई भी देख सकता था, क्या देख सकता था? The river नदी को, and और the field of rice corn और पके हुए मक्का के खेतों को, dotted with the flowers जो कि फूलों से डॉटेड थे। यहाँ पर देखिए फूलों से डॉटेड होने मतलब ये मान लीजिए ये है आपका जो फील्ड है वो, यहाँ पर आपकी जो राइस कॉर्न है वो लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है, इधर नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है किसी का घर और ये है उस घर की छत, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो जब इधर देख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पौधे थोड़ी ना होंगे, यहाँ पर छोटे 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 फूल भी होंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो फूल होंगे दूरी से छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं जो कि डॉट की तरह लग रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है डॉटेड। फूलों से भरे हुए पके हुए मक्का के मैदान, डॉटेड का यहाँ पर सेंस इसलिए आया क्योंकि जब आप दूर से देखोगे ना इस फील्ड को तो जो फूल होंगे वो आपको डॉट की तरह दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप तारे देखते हो ना, आपको लगता है जो स्टार होते हैं उनकी शेप ऐसी होती है, जनरली ऐसी नहीं होती है। स्टार जो होते हैं इनकी शेप ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, आपको ऐसे भी मिलते हैं, लेकिन जब आप उन्हें दूर से देखते हो तो आपको एक राउंड बने दिखते हैं, ऐसे ही तो दिखते हैं, गोल गोल से उनसे ऐसी ऐसी रोशनी निकल रही है, ऐसे ही तो दिखते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर फ्लावर्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो फ्लावर्स हैं वो दूर से दिख रहे हैं लेकिन किस तरह से दिख रहे हैं, डॉटेड दिख रहे हैं, यानी कि डॉट डॉट, ऐसा लग रहा हो बहुत सारे डॉट बने हो। दैट ऑलवेज जो कि हमेशा, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मीनिंग यहाँ पर वादा करने से, जो कि हमेशा वादा करते हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। फ्रॉम दिस हाइट इतनी ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न पके हुए मक्का के खेतों को, पके हुए मक्का के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो कि फ्लावर्स थे, जो कि फ्लावर्स यानी जो फूलों से भरे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस जो कि हमेशा वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। कहने का मीनिंग ये है जब हम कोई खेत देखते हैं उसमें बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, बहुत सारे फूल निकले हुए हैं, तो इससे हमें प्रेडिक्शन मिलता है कि हाँ इस बार जो फसल होगी वो अच्छी होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, केवल चीज या फिर केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, अर्थ का मीनिंग होता है पृथ्वी, नीडेड मीन्स होता है जरूरत होना, एकमात्र चीज या फिर केवल जो चीज थी जो कि पृथ्वी को जिसकी जरूरत थी वो क्या थी, अ डाउनफॉल और एट लीस्ट अ शॉवर। यहाँ पर डाउनफॉल का मतलब है वर्षा और शावर का मतलब है वर्षा की बौछार से।
देखिए यहाँ पर पहले हमने बात ये की कि जो घर बना था वो वैली पर बना था और उतनी ऊंचाई से कोई भी क्या नदी को देख सकता था और अपने फील्ड्स को देख सकता था। और जब वो अपने फील्ड्स को देखता था तो वहां पर उसको ऐसा फील्ड देखने को मिलता था जो प्रॉमिस करता है कि हाँ इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन जो एकमात्र चीज थी जिसकी अर्थ को जरूरत थी, या फिर मैं कहूँ जो फील्ड था, मैदान था, जो खेत था, जो जरूरत थी वो क्या थी? एक वर्षा की और एटलीस्ट अ सॉर, या फिर केवल बौछार की। यानी कि जो फसल थी उसको थोड़े से पानी की जरूरत थी। और पानी कैसे मिलता था? पानी मिलता था बारिश से। तो इसी वजह से यहाँ पर डाउनफॉल का यूज किया गया। डाउनफॉल का मतलब होता है यहाँ पर वर्षा। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रूआउट मीन्स पूरी, द मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो who knew his fields intimately, who knew, knew का मतलब है जानना। यहाँ पर नो की हमें सेकेंड फॉर्म दी गई है, इसका मीनिंग है जानता था। his fields अपनी खेतों को intimately, देखिए intimately का यहाँ पर बेसिकली मतलब है क्लोजली से, क्लोजली यानी कि बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता से। जब भी हम किसी चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिकली इंटीमेटली का मीनिंग होता नहीं है ही इज माय इंटीमेट फ्रेंड, यानी कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र है। तो यहाँ पर ये जो लेंचो है ये अपने खेतों को बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता से जानता था। देखिए ये चीज ना आप किसी फॉर्मर से पूछना, अगर आपके आसपास कोई फॉर्मर हो या फिर अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, तो जो फॉर्मर होता है, जिस फॉर्मर ने उस खेत में बीज बोए होते हैं, पानी दिया होता है, आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए, लेकिन फिर भी जो फॉर्मर उस खेत में फसल लगाता है वो अपने खेत को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। दूसरी चीज क्या होती है, वो अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कब मेरे खेत को पानी चाहिए, कब मेरे खेत में फसल पक जाएगी, कब मुझे क्या काम करना है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो लेंचो था वो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, बहुत ही घनिष्ठता से जानता था। इंटीमेटली का यहाँ पर मतलब है घनिष्ठता से। had done nothing else but see the sky, जो कि कुछ नहीं कर रहा था बट लेकिन see the sky towards the north east, जो कि नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर मतलब है उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व पे आसमान की तरफ देख रहा था। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस आपका ये है, इसको छोड़ दीजिए। सेंटेंस आपका थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरी सुबह से जो लेंचो था वो कुछ नहीं कर रहा था बल्कि वो उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देख रहा था। अब आप बोलेंगे तो अगर मैम सेंटेंस ये है तो ये बीच में क्या दिया गया है? ये दी गई है आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखिए जब भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तब हम क्या करते हैं, हु का यूज कर देते हैं, या फिर दैट का यूज कर देते हैं, या फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, या फिर हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है इस लेंचो के बारे में कि जो लेंचो था जो अपने फील्ड्स को बहुत ही घनिष्ठता से जानता था। और ये जो लेंचो है ना, इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब आई है, हेड हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेड हेल्पिंग वर्ब किसकी है? इसकी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब इस लेंचो की है। और ये जो बीच में हमें दिया गया है डैश और डैश के बीच में, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। So throughout the morning, Lencho had done nothing else but see the sky towards the northeast। ये हमारा सेंटेंस है और इसका मीनिंग ये है कि पूरी सुबह से जो लेंचो था वो कुछ नहीं कर रहा था और वो क्या कर रहा था, केवल उत्तर पूर्व पे जो आसमान था यानी कि स्काई उसकी तरफ देख रहा था। और ये बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में? इस लेंचो के बारे में, कि जो कि लेंचो था वो अपने फील्ड से, अपने खेतों से उसका घनिष्ठता से संबंध था, बहुत अच्छी तरह से वो जानता था। Now means अब। We are really going to get some water. We are really going to get। अब हमें मिलने वाला है। देखिए जैसे मैं कहूँ I am going to do my work, मैं अपना काम करने जाने वाली हूँ, ठीक है।
अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जाने वाली हूँ, तो ये जो फ्रेज होता है ना गोइंग टू प्लस B1, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जाने वाला या फिर सॉरी जाने वाली। आई एम गोइंग टू हिट द ग्राउंड, तो यहां पर क्या है, जब भी गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो वहां पर हमेशा जो सेंस होता है वो होता है जाने वाला या फिर जाने वाली। तो यहाँ पर लिखा है ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम निश्चित ही, रियली का मतलब है यहाँ पर ऐसे निश्चित ही या फिर सच में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, या फिर जाने वाले के साथ करने वाला भी होता है। बेसिकली कोई काम जब होने वाला होता है ना हम तब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम निश्चित ही कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं वुमेन। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर कोमा लगा हुआ है और कोमा के बाद हमें दिया गया है ये जो महिला है इसका नेम, यानी कि ये जो बात कही है ना अब निश्चित ही हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, ये इस महिला ने कही है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले बाहर वाली स्पीच होती है फिर अंदर वाली स्पीच होती है। तो ये जो वुमन है ना ये हमारी बाहर वाली स्पीच है और इस वुमन ने जो कहा है ये हमारी अंदर वाली स्पीच है। फर्क केवल इतना सा है कि वुमन को हमने उठाकर पीछे रख दिया है, ऐसा जनरली होता है। तो आपने देखा जो चीजें आप ग्रामर में पढ़ते हैं उनका ही यूज करके तो इंग्लिश बनाई जाती है। सो ये जो महिला है उस महिला ने कहा, अभी महिला कौन है, द वुमन हु प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, जो महिला थी द वुमन हु का मीनिंग है यहाँ पर जो से, वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना, जो कि तैयार कर रही थी, क्या तैयार कर रही थी, सफर। देखिए जो सफर लिखा है ना बेसिकली इसका मतलब है डिनर से, डिनर का जो सिनोनिम होता है वो सफर भी होता है। रिप्लाई उत्तर दिया, यानी कि जो महिला थी उसने पहले तो ये बात कही, उसके बाद उस महिला ने उत्तर दिया यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, जनरली ऐसा बोलते हैं ना, अब ये तो भगवान की इच्छा है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, ओल्डर का मीनिंग है यहाँ पर बड़े से, वैसे ओल्डर का मतलब होता है बूढ़ा या फिर पुराना, लेकिन यहाँ पर ओल्डर का मीनिंग जो है वो है बड़े होने से। जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग का मीनिंग होता है कार्य करना, फील्ड मींस खेत। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, वाइल का मीनिंग है यहाँ पर जबकि। द स्मॉलर वन, जो छोटे थे, स्मॉलर वन का मीनिंग है यहाँ पर जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो खेल रहे थे, प्लेइंग का मीनिंग होता है खेलना, नियर द हाउस घर के पास, यानी कि जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, अंटिल का मीनिंग है जब तक। द वुमन कॉल्ड टू देम, और जब तक कि महिला उन्हें नहीं बुलाती थी, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका जो मीनिंग है कुछ इस तरह से है, अब हमें जल्दी ही या फिर निश्चित ही कुछ पानी मिलने वाला है, ऐसा उस महिला ने कहा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो महिला थी वो जो महिला खाना तैयार कर रही थी रात का, उसने उत्तर दिया यस, गॉड्स विलिंग, हाँ, भगवान की इच्छा। ये जो विलिंग है ना इसका यूज हम इसीलिए करते हैं, हम जनरली बोलते हैं ना अब ये तो मम्मी की इच्छा है, ये तो पापा की इच्छा है, तो यहाँ पर गॉड्स विलिंग का जो मीनिंग है वो यही है कि
भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि महिला उन सभी को नहीं बुलाती थी, come for dinner, भोजन के लिए आओ। It was during the meal that, खाने के दौरान, it was during the meal का मतलब है यहाँ पर खाने के दौरान, just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। Big drops of rain began to fall, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरना चालू हो गई थी। ड्रॉप्स का मीनिंग है यहाँ पर बूंद से। Began to fall, वो गिरना यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थी पानी की वो गिरना चालू हो गई थी। यहां पर एक चीज थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, ये जो लाइन है ना, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ये जो लाइन है ये लेंचो ने बोली है। लेंचो ने जो उसकी पत्नी है वुमेन उससे बोली है, और तब ये जो वुमेन थी उसने रिप्लाई किया था भगवान की इच्छा। सॉरी, अभी जो हमने पहले पढ़ा था ये इस वुमेन ने नहीं कहा था, ये लेंचो ने कहा था। और ये जो लेंचो की महिला यानी कि लेंचो की जो पत्नी है उसने फिर उत्तर दिया था कि हाँ भगवान की इच्छा। और ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लेंचो ने बोला था कि हम कुछ निश्चित ही कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फेल, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े पहाड़ों के जो बादल थे। यहाँ पर बादलों के पहाड़ से मतलब ये है कि जो बादल है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को, ह्यूज का मतलब है यहाँ से विशाल को, विशाल बादलों के पर्वत को कुड बी सीन, देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी थी और मीठी थी। यहाँ पर मीठी का मतलब वो नहीं है खाने में मीठा होना, यहाँ पर मतलब है फ्रेश से, ताजगी भरी हुई थी। ऑलराइट, सो इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फेल, पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, अगर बारिश की कहूँ बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरना चालू कर दी, वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े जो पहाड़ थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उन्हें आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो फ्रेश थी और कैसी थी, स्वीट थी। The man went out for no other reason, जो आदमी था went out का मीनिंग यहाँ पर बाहर निकला। For no other reason, किसी और कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, जो आदमी था वो घर से बाहर निकला या फिर बाहर निकला, नो अदर रीजन, कोई भी दूसरा रीजन नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर। प्लेजर का मीनिंग है यहाँ पर खुशी से, और फीलिंग, उस चीज को महसूस करने की खुशी, किस चीज को,
द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी पर, जो हमारा शरीर है उस पर जो वर्षा होने की जो खुशी है, उस खुशी को महसूस करने के लिए वो बाहर गया था, और इसके अलावा कोई और रीजन नहीं था। ऑलराइट, एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वह, रिटर्न का मीनिंग होता है वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड का मीनिंग होता है वह चिल्लाया, These aren't raindrops falling from the sky, ये वर्षा की बूंदें नहीं है falling from the sky, जो कि आसमान से गिर रही है। पहला तो क्या हुआ, लेंचो को ये लगा कि जो बाहर बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है, तो क्या हुआ, वो अपने खाना खा रहा था, तो वो अपने घर से बाहर निकला, और वो बाहर इसलिए निकला था ताकि वो फील कर सके कि बारिश हो रही है। बारिश जब होती है तो ताजी हवा चलती है, अच्छी सी खुशबू आती है, तो वो उसको फील करने के लिए बाहर गया। लेकिन जब वो लौटा तो उसने देखा और वो चिल्लाया, और उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो कि आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट। देखिए जैसे अपने यहाँ करेंसी चलती थी रुपी, उस टाइम पर जहाँ लेंचो रहता था वहां की करेंसी थी सेंट, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी है, द लिटिल वंस जो छोटी छोटी है, वो 5 सेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मीनिंग थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आसमान से 10 सेंट बरस रहे हो और 5 सेंट बरस रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए एक जो फार्मर होता है ना, और एक कोई ऐसा फार्मर, देखिए अभी के टाइम पे क्या है, बहुत सारी चीजें हो गई है, बहुत सारी तरह से हम अपने खेतों को पानी दे सकते हैं, लेकिन जो पुराने टाइम के फार्मर्स थे वो टोटली डिपेंड थे बारिश के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, एक जो फार्मर होता है उसकी जो पूरी कमाई होती है वो किससे होती है, वो उसकी खेतों से होती है, वो उसकी फसलों से होती है। अब फसल अगर बहुत अच्छी हुई है तो ठीक है, उसकी कमाई अच्छी होगी, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई है तो क्या उसकी कमाई अच्छी होगी? क्या उसके जो आने वाले टाइम का खर्चा है वो खर्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड होते हैं, जो खासकर जो पहले के फार्मर्स थे पूरी तरह बारिश पर डिपेंड थे, तो जब बारिश आती थी ना फार्मर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पौधे हैं, उनको पानी की जरूरत होती है, और जब उन्हें पानी मिल जाएगा तो वो अच्छी पैदावार होगी। तो यहाँ पर नेचो वही कह रहा है कि जो आसमान से गिर रही है बारिश की बूंदें नहीं है, ये मेरे लिए 10 सेंट है और 5 सेंट है। क्यों? क्योंकि बारिश जब होगी तो उसके पौधों को पानी मिलेगा, जब उसके पौधों को पानी मिलेगा तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, जब उसकी फसल बहुत अच्छी होगी तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट से वो अपने आगे का खर्चा चलाएगा। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश है, और क्योंकि पहले के किसान जो होते थे, पहले फार्मर जो होते थे, उनकी जो टोटली डिपेंडेंस होती थी बारिश पर होती थी, इसी वजह से वो बोल रहा है कि जो पानी की बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये पानी की बूंदे नहीं है, मेरे लिए तो ये 10 पैसे और 5 पैसे हैं। यहाँ पर ये जो 10 पैसे हैं, आप पैसे ही मान लीजिए, सेंट एक अलग करेंसी है, और 5 पैसे हैं, ये तो मेरे लिए पैसे हुए ना। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान जिसको खाना नहीं मिला हो, ठीक है, मान लीजिए 4-5 दिनों से खाना नहीं मिला हो, और 5 दिन बाद उसको नॉर्मली हम दाल चावल और रोटी दे दें, ठीक है। और एक ऐसा इंसान जिसको रोज खाना मिलता हो, उसके सामने वो रोज पिज्जा बर्गर चाउमीन और जैसे फास्ट फूड होते हैं रोज खाता हो, और उसके सामने तुम जनरली एक नॉर्मल सा खाना रखोगे, तो उस इंसान के लिए उस खाने की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी वैल्यू उस इंसान के सामने होगी जिसने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। तो वो जो खाना होगा उसके लिए वो खाना तो दुनिया में सबसे टेस्टी खाना हुआ ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो बारिश है, क्योंकि जब ये बारिश होगी उसकी फसलों की पैदावार अच्छी होगी, और जब उसकी फसलों की पैदावार अच्छी होगी तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा मार्केट में। इसीलिए जो लेंचो है इसके लिए ये जो बारिश की बूंदे, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, इसके लिए ये 10 सेंट्स है और 5 सेंट्स है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो यूज किया गया है 10 सेंट एंड 5 सेंट, ये मेटाफर की तरह यूज किया गया है, क्योंकि बारिश जो होती है किसी भी फार्मर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो बारिश है इस फार्मर के पौधों को पानी देती है। ऑलराइट,
सो एक बार इसको समअप कर लेते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। जो आदमी था वो बाहर निकला और उसका दूसरा कोई रीजन नहीं था, केवल ये था कि वो बारिश की जो खुशी है, बारिश होने की जो खुशी है उसको अपनी बॉडी पर महसूस करना चाहता था। और जब वह वापस लौटा तो वो चिल्लाया, वो क्या चिल्लाया कि ये जो आसमान से पानी की बूंदें गिर रही हैं, ये पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स है, यानी कि 10 पैसे हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या है, वो 5 सेंट्स है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो सेटिस्फाइड का मीनिंग है वो है संतुष्टि। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वो है भाव। विद मीन्स से या साथ, संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। देखिए, वैसे रिगार्डेड का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, लेकिन यहाँ जो रिगार्डेड है इसका मीनिंग यहाँ पर है देखने से। उसने देखा, क्या देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। देखिए, वैसे जो कॉर्न होता है, मैंने कल आपको बताया था कॉर्न का मीनिंग मक्का ही होता है, लेकिन कॉर्न का यूज हम जो अनाज होते हैं और जो हमारी फसलें होती हैं उनके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉर्न को मक्का भी बोल सकते हैं, या फिर चाहे आप कॉर्न को धान भी बोल सकते हैं। वैसे कॉर्न का जो मक्का का जो मीनिंग होता है वो माजे होता है या फिर कॉर्न होता है, लेकिन यहाँ पर कॉर्न का यूज हम फसल के लिए भी कर सकते हैं और अनाज के लिए भी कर सकते हैं। तो आप कॉर्न की जगह यहाँ पर धान भी बोल सकते हैं। सो उसने क्या देखा, उसने देखा इसके फूलों से भरे हुए पके हुए धान के खेतों को, यानी कि फूलों से भरे पके हुए धान के खेतों को उसने देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मीन्स मीनिंग होता है आवरण या फिर किसी चीज का ढका होना। कर्टन का जो मीनिंग होता है वो होता है पर्दा, लेकिन यहाँ पर हम पर्दा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ये जो बारिश का पर्दा है। कर्टन ऑफ रेन मीन्स बारिश का जो पर्दा हुआ है उसके आवरण से ढका हुआ, यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि अब क्या कर रहा है, जब बारिश हो रही है तो लेंचो अपने खेतों को देख रहा है, ठीक है, तो उसको अपने जो खेत हैं जो फूलों से भरे हुए हैं और पके हुए हैं वो अब बारिश के आवरण से या फिर बारिश के पर्दे से पूरी तरह से ढक गए हैं। नेक्स्ट इज बट सडनली, सडनली का मीनिंग है अचानक। लेकिन अचानक a strong wind began to blow. Wind means होता है guys हवा, strong means ताकतवर, एक ताकतवर हवा, या फिर यहाँ पर एक ताकतवर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप अगर तेज हवा बोले वो ज्यादा बेटर है। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग तो वैसे होता है ताकतवर, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग विंड तो बहुत तेज हवा, बिगेन मीन्स शुरू होना, टू ब्लो। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमारी हवा होती है ना, जैसे जब कोई इंसान चलता है ना तो हम उसके लिए गो का यूज करते हैं, जब हवा चलती है तो हम उसके लिए ब्लो का यूज करते हैं, और जब पानी बहता है या फिर पानी चलता है तो हम उसके लिए फ्लो का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो ब्लो है ना इसको हम हवा का चलना बोलेंगे, हवा का चलना। जैसे जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है तो हम उसको अडल्ट बोलते हैं, जब वो अपनी टीनेज में होता है हम उसे टीनेजर बोलते हैं, जब वो बच्चा होता है तो हम उसे चाइल्ड बोलते हैं, जब वो और छोटा होता है तो हम टोडलर बोलते हैं, जब वो और छोटा होता है तो हम उसे बेबी बोलते हैं। उसी तरह से ये है, जब इंसान चलता है उसके चलने के लिए हम गो का यूज करते हैं, जब हवा चलती है उसके लिए हम ब्लो का यूज करते हैं, और जब पानी बहता है उसके लिए हम फ्लो का यूज
करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना या फिर एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद, और साथ ही, अलोंग विद का मीनिंग जो होता है वो होता है साथ ही। द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall। अब यहाँ पर रेन का मतलब है, वैसे रेन का मीनिंग होता है बारिश होना, लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है लार्ज hailstones। hailstones का मतलब होता है ओले, एंड लार्ज का मतलब होता है बड़े, और साथ ही हवा तेज चलनी शुरू हो गई और साथ ही बड़े ओले, बहुत बड़े ओले, वेरी मीन्स बहुत बड़े ओले गिरना शुरू हो गई, यानी कि ओलों की बारिश शुरू हो गई। बिगन टू फॉल मीन्स, फॉल का मीनिंग है गिरना, बिगन मीन्स शुरू होना, रेन यानी कि जो बड़े बड़े ओले गिर रही है उनके गिरने के लिए हमने रेन का यूज किया है। लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना शुरू हो गई और उसके साथ ही बहुत बड़े ओले गिरने लगे या फिर बहुत बड़े ओलों की वर्षा या बौछार होना शुरू हो गई थी। ऑलराइट, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग कुछ इस तरह से है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, देखिए जब बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, लेंचो को एक आत्मसंतुष्टि मिली कि हाँ मुझे लग रहा था बारिश होनी चाहिए, थोड़ी सी बारिश की जरूरत है मेरी फसल को। तो वो संतुष्टि के भाव से अपने फूलों से भरे हुए पके हुए धान या फिर मक्का के खेतों को देख रहा था जो कि बारिश के पर्दे से ढके हुए थे। लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई और उसके साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने भी शुरू हो गए। ऑलराइट, next is these truly did resemble new silver coins। देखिए ट्रूली मीन्स वास्तव में, ट्रू का मीनिंग होता है सत्य, लेकिन यहाँ पर जो ट्रूली का मीनिंग होगा वो होगा वास्तव में। रिजेंबल का मीनिंग होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, या फिर आप बोल सकते हैं रिजेंबल का मतलब होता है किसी के समान दिखाई देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने पापा की तरह दिखता है। शी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है। तो यहाँ पर ये जो ओले हैं, दीज, ये जो लिखा हुआ है ना, ये दीज हेल स्टोन्स के लिए दिया गया है। यहाँ पर पीछे के पैराग्राफ में हेल स्टोन की बात की थी, तो ये जो प्रोनाउन है दीज, ये हेल स्टोन्स के लिए दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये कौन, जो हेल स्टोन्स थे, जो ओले थे, वो क्या प्रतीत हो रहे थे, वो नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। अभी तक क्या था, जब बारिश हो रही थी तो जो बड़े बड़े सिक्के थे, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, उनको लेंचो ने क्या कहा था, ये 10 पीसोस है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पीसोस है। लेकिन अब क्या हुआ, जब ओले गिरने लगे तो लेंचो अपने मन में सोच रहा है कि ये तो वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे हैं। The boys, लड़के, exposing themselves to the rain। देखिए एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोजिंग लिखा है। एक्सपोजिंग themselves का मतलब ये है कि जो बच्चे थे ना उनके, वो बारिश में खुद को ले जा रहे थे। यानी कि अभी हमें बताया गया था कि जो बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे और जो बड़े वाले जो बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। अब जब क्या हुआ कि बारिश आ गई, ओले आने लगी, तो जो बच्चे जो थे, जो लड़के थे, वो खुद को एक्सपोज करने लगे रेन में, यानी कि वो खुद को बारिश में ले जाने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो दौड़ने लगे या फिर वो जाने लगे किसके लिए, कलेक्ट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पल्स। फ्रोजन का मीनिंग होता है जमे हुए होना, और पल का मीनिंग होता है मोती। अब यहाँ पे जमे हुए जो मोती का सेंस है वो है ओलों से, क्योंकि जब ओले गिरते हैं और छोटे छोटे जब ओले होते हैं तब आप उन्हें देखिएगा, वो छोटे छोटे मोती की तरह आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर जो लड़के थे वो खुद को बारिश में ले जाने लगे और क्या इकट्ठा करने लगे, जो फ्रोजन पल्स थे, जमे हुए मोती थे, यानी कि जो ओले थे। ये जो फ्रोजन पल्स है ये मेटाफर की तरह यूज किया गया है इन ओलों के लिए। ऑलराइट, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ।
अब ये बहुत बुरा हुआ। इट्स रियली, रियली का मीनिंग भी यहाँ पर है वास्तव में, वास्तव में। गेटिंग बैड नाउ, नाउ मीन्स अब, गेटिंग बैड बुरा होना, अब वास्तव में बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेम का मीनिंग पता है क्यों बार बार हमने सेड का यूज क्यों नहीं किया, हमने एक्सक्लेम का यूज क्यों किया है? क्योंकि ये जो मैन है जब ये बोल रहा है, चाहे उसने ये बात बोली हो, चाहे पीछे हमने एक और पैराग्राफ पढ़ा था उसमें भी मैन कुछ बोला था, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेम का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये जो मैन है, ये जो आदमी है, ये लेंचर है, ये अगर कुछ बोल रहा है तो एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है, और जब हम एक्सप्रेशन शो करते हैं तो हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, या फिर बोलने के लिए हम एक्सक्लेम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब ये बात कह रहा है लेंचो, तो उसके मन में एक निराशा का भाव है, इसी वजह से यहाँ पर एक्सक्लेम का यूज किया गया है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा कि यह वास्तव में बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ। आई होप का मीनिंग होता है आशा करना। इट पासेस, पासेस का मीनिंग है गुजर जाना। मैं आशा करता हूँ क्विकली, जल्दी, कि यह जल्दी ही गुजर जाए। क्या जल्दी गुजर जाए? ये जो ओले गिर रहे हैं ना, ये ओले गिरना जल्दी ही गुजर जाए। सो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो ओले थे, जब वो ओले गिरने लगे थे तो वो मोतियों की तरह, वो चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। They truly did resemble new silver coins, वे वास्तव में चांदी के नए सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे जो थे या फिर लड़के जो थे वो खुद को पानी में या फिर बारिश में ले जा रहे थे। Ran out to collect द फ्रोजन पर्ल्स, और भाग रहे थे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से गुजर जाए। क्या गुजर जाए बोलिए, यहाँ पर क्या गुजरने की बात की जा रही है? ये जो हेल स्टॉर्म हो रहा है, ये जो ओले पड़ रही हैं। नेक्स्ट इज इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है। पास क्विकली, गुजरना, अभी मैंने आपको बताया पास का मीनिंग गुजरना, क्विकली का मतलब जल्दी। यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए या फिर एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, हेल का मीनिंग है यहाँ पर ओलों से। एक घंटे तक या फिर एक घंटे के लिए जो ओले थे, रेन ऑन का मतलब है यहाँ पर गिरना। ओलों की गिरने के लिए हमने रेन ऑन का यूज किया। जैसे बारिश के लिए हम रेन का यूज करते हैं ना, उसी तरह से ओलों के गिरने के लिए हमने हेल रेन ऑन का यूज किया है। द हाउस, यानी कि एक घंटे तक घर के ऊपर ओले गिरते रहे। द गार्डन, जो गार्डन था उसके ऊपर, जो बगीचा था उसके ऊपर। द हिल साइड, पहाड़ी के ऊपर। द कॉर्नफील्ड, और जो उसकी खेती थी, मक्के की खेती कह लो या फिर धान की खेती कह लो, उसके ऊपर। ऑन द होल वैली, होल मीन्स संपूर्ण एंड वैली मीन्स घाटी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अचानक से क्या हुआ, ओले गिरने लगे, तो उस आदमी ने ये प्रार्थना की या फिर ये आशा की, आई होप, कि ये चीजें जल्दी से गुजर जाए। इट पासेस क्विकली। सो लेकिन क्या हुआ, ये जल्दी नहीं गुजरा। एक घंटे तक जो ओले थे वो घर के ऊपर, बगीचे में, हिल साइड पर, खेतों में और पूरी वैली में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था, फील्ड का मीनिंग है यहाँ पर खेत, वॉज वाइट, सफेद हो चुका था। एज इफ का मीनिंग है यहाँ पर मानो। कवर्ड विद सॉल्ट, कवर्ड मीन्स होता है घिरा होना, या फिर कवर्ड का यूज हम आवरण के लिए भी करते हैं। विद सॉल्ट, सॉल्ट का मीनिंग होता है नमक, मानो ये नमक से घिरा हो। सो
यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मैदान था वो सफेद हो चुका था, मानो कि नमक के आवरण ने उसे ढक लिया या फिर वो नमक से घिरा हुआ हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि जब ओले पड़ते हैं ना तो एकदम वाइट 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 हो जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा नमक डाल दिया है किसी ने। तो यहाँ पर जो है ये जो सॉल्ट कवर्ड विद सॉल्ट है, ये भी एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है ओलों के लिए, कि 1 घंटे तक जो ओले पड़े हैं ना, उससे हम जब अपने आसपास देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो कि बहुत सारा किसी ने नमक डाल दिया हो। सो ओवरऑल इस पहला ग्राफ का मीनिंग कुछ इस तरह से है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक जो ओले थे वो घर में, गार्डन, घर के ऊपर, गार्डन में, पहाड़ी पर, खेतों में और पूरी वैली पर गिरते रहे। जो द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जो मैदान था वो सफेद हो चुका था मानो कि नमक से घिरा हो। नेक्स्ट इज Not a leaf remained on the trees. Leaf means पत्ती, remained का मीनिंग है बचे होना। एक पत्ती भी, not लिखा है, नहीं बची थी on the trees. Trees means पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। The corn was totally destroyed. जो धान था या फिर मक्का था वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मीनिंग होता है नष्ट होना। जो धान की खेती थी वो पूरी तरह से, टोटली मतलब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स, फूल जो थे, वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। फूल जो थे, फ्रॉम का यूज यहाँ पर से के लिए किया गया है, फूल जो थे पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, सोल का मीनिंग है आत्मा, वॉज फिल्ड, फिल्ड का मीनिंग है भरे होना, विद सैडनेस, सैडनेस का मीनिंग है यहाँ पर दुख से। लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। सो ओवरऑल इस पैसेज का मीनिंग कुछ इस तरह से है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी या फिर एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बची थी। दैट कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो धान की खेती थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। स्टॉर्म मीन्स तूफान, हैड पास्ट मीन्स गुजरा, पास्ट मीन्स गुजरा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर चुका था या फिर जब तूफान गुजरा। He stood in the middle of the field. वह, देखिए ये जो stood है ये stand की सेकेंड फॉर्म है। वह खड़ा था, stand का मीनिंग होता है खड़ा होना, और यहाँ पर जो stood है stand की सेकेंड फॉर्म दी गई है। वह खड़ा हुआ था वह खड़ा हुआ था इन द मिडिल, मिडिल का मीनिंग है बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ था। एंड और सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहा। जब तूफान गुजर चुका था वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ था और उसने अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। देखिए जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है ना, ये एक फ्रेज है और इसका पूरा मीनिंग होता है टिड्डी दल। टिड्डी दल जानते हो क्या होता है? देखिए टिड्डी जो होता है
वो एक तरह का इंसेक्ट होता है, और जो टिड्डी होता है वो फसलों को नष्ट करता है। अभी से आई थिंक 2021 में या फिर 2022 में, आपको याद है अपने इंडिया में आफ्टर कोविड क्या हुआ था, टिड्डी दल आया था, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी कहा था कि सभी लोगों को अपनी छत पर जाकर बर्तन बजाने हैं। आई होप आपको याद होगा, ऐसा आज से करीब 4-5 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो जो टिड्डी दल होता है ना, वो क्या करता है, पूरी फसल को नष्ट कर जाता है, पूरी फसल को खा जाता है। अगर किसी के खेत में टिड्डी दल आ गया है, यानी कि मान के चलो उसकी खेती जो है बर्बाद हो चुकी है। सो यहाँ पर बता रहा है, जो लेंचो है वो अपने बेटों से कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक जो टिड्डी दल होता है वो भी इससे ज्यादा छोड़कर चला जाता। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अभी क्या हुआ है, लेंचो ने ये सोचा था कि मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, बारिश होगी, थोड़ी सी बस बारिश की जरूरत है, तो उसके बाद क्या होगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे ओले गिरने लगी। ओले गिरने से क्या हुआ, सारी उसकी फसल जो थी पूरी फसल नष्ट हो गई, ठीक है। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, कोई भी फूल नहीं बचा था। अब जो लेंचो है वो ये सोच रहा था, अगर मान लो कि ओले ना गिरे होते और कोई टिड्डी दल आया होता मेरे खेतों में, तो क्या होता, तो वो थोड़ी बहुत फसल छोड़ जाता। लेकिन इस ओले ने तो एक भी फसल का दाना नहीं छोड़ा है, पूरी फसल ही नष्ट कर दी है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर कोई टिड्डी दल आ जाता ना इसकी जगह, तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ कर जाता, जितना कि जो ओले गिरे हैं, हेल स्टॉर्म हुआ है, इसने नष्ट कर दिया है। क्लियर? The hail was left nothing। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो ओले हैं, ओलों की वर्षा हुई है, has left nothing, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। left means छोड़ना, and nothing means कुछ नहीं। इसने जो ओले हैं, जो ओलों की वर्षा हुई है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year, इस साल, we will have no corn, हमारे पास कोई भी धान नहीं है, या फिर हमारे पास कोई भी फसल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जब जो स्टॉर्म था वो गुजर गया, उसके बाद जो लेंचो है अपने खेतों के बीच में खड़ा था और अपने पुत्रों से ये कह रहा था कि अगर हमारे खेतों पर टिड्डी दल का खतरा हुआ होता है, फिर हमारे खेतों पर टिड्डी दल ने अटैक किया होता, तो भी कुछ ना कुछ कॉर्न बच जाती, तो भी हमारी थोड़ी बहुत फसल बच जाती। लेकिन ये जो ओले गिरे हैं, इस ओलों ने तो हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। अब हमारे पास कोई फसल नहीं है, इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। सो इस पैराग्राफ का मीनिंग कुछ इस तरह से है, एक बार समाप्त करते हैं। When the storm had passed, जब तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा था और उसने अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी दल तो है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो कि ओले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। नेक्स्ट इज दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात जो थी बहुत ही ज्यादा, सॉरोफुल का मतलब है यहाँ पर दुखद होना, सॉरोफुल, मॉर्नफुल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमें दुख बताती है। दैट नाइट, वह रात बहुत ही दुखद भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, ऑल आर वर्क, हमारा सारा काम या फिर हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग का मीनिंग है बर्बाद हो गई या फिर नष्ट हो गई। There is no one who can help us, there is no one, अब कोई भी नहीं है, who, जो, can help us, us means हमारी, help means मदद, can means can का यूज हम कब करते हैं, जब हमें सकता है, सकती है, फिर सकते हो बताना हो। हमारी सारी मेहनत नष्ट हो गई है, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। We will all go hungry this year, we will all, हम सभी लोग go hungry this year, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। यहाँ पर गो का मीनिंग जाना नहीं है, यहाँ पर गो का जो मीनिंग है वो ये है कि इस साल की फसल नष्ट हो गई है तो हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस साल।
that night was a sorrowful one. वह रात्रि बहुत ही ज़्यादा दुखद रात्रि थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत नष्ट हो गई है. There is no one who can help us. ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता हो. We will go hungry this year. हम इस साल भूखे रह जाएंगे या फिर हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे. Next is, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. देखिए, but in the hearts of all, लेकिन सभी के दिलों में, who lived in that, जो कि रहता है solitary house, उस अकेले घर में, in the middle of valley, जो कि उस जो घाटी है उसमें बना हुआ है, there was a single hope, एक आशा थी. देखिए, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, हर्ट्स का मीनिंग है यहाँ पर हृदय से. ऑल मीन सभी, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट, जो कि रहते थे. कहाँ रहते थे? सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली. मिडिल मीन्स बीच में, वैली मीन्स घाटी, सॉलिटरी मीन्स है अकेले. जो कि उस अकेले घर में, जो कि घाटी के बीच में बना हुआ था, रहते थे, उन सभी के दिलों में क्या था? एक होप थी. देयर वाज अ सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, यानी कि एक मात्र आशा थी. और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद. यहाँ पर ये जो से है, सॉरी यहाँ पर जो फ्रॉम है इसका मीनिंग जो है वो से है. लेकिन सभी के दिलों में, जो कि उस घाटी जो थी उसके बीच में जो अकेला घर बना हुआ था, उसमें जो भी लोग रहते थे, उन सभी के दिलों में एकमात्र आशा थी. और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद. डोंट बी अपसेट. अपसेट का मतलब होता है परेशान होना या फिर दुखी होना. इसको ना अपनी डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं. व्हाई आर यू अपसेट? डोंट बी अपसेट. डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो. इवन दो, हालांकि. दिस सीम्स, देखिए इवन दो का मतलब होता है हालांकि, या फिर इसका हम यूज करते हैं के बावजूद के लिए. दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है. लाइक अ टोटल लॉस में सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है. रिमेंबर, याद रखो. रिमेंबर मीन्स याद रखना. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. नो वन डाइज, डाइज का मीनिंग है यहाँ पर मरना, ऑफ हंगर भूख से. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का मीनिंग कुछ इस तरह से है कि जो घाटी के बीच में अकेला घर बना हुआ था, उस घर में जो भी रहता था, उस घर के सभी लोगों में हृदय में एक आशा थी. और वो आशा थी भगवान से मदद की. परेशान ज्यादा मत हो. डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. नेक्स्ट इज, दैट्स व्हाट दे से, ऐसा जो उन्होंने कहा या फिर ऐसा जो वो कहते हैं. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू मीन्स पूरी, द नाइट मीन्स ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात. लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी उस एक आशा के बारे में. होप मीन्स आशा, थॉट मीन्स सोचना. पूरी रात लेंचो ने अपनी केवल मात्र, देखिए ओनली का मतलब होता है केवल. लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद. हुज आइज, जिनकी आंखें, ये जो हुज है ना, ये इन गॉड के लिए यूज किया गया है. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि बताती हैं. सी, जैसा कि बताया गया है. जैसे देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना,
ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ये पैसिव फॉर्म है। और यहाँ पर लेंचो जो है, जब वो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोच रहा है, भगवान से जो कि मदद लेना है, और उसको ये बताया गया है कि whose eyes यानी कि जिनकी आंखें, he had been instructed, instructed का मीनिंग यहाँ पर है बताना, जैसा कि उसे बताया गया था, see everything, सब कुछ देखती हैं। देखिए यहाँ पर बात ये कही जा रही है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कि लेंचो को पता है कि अब हमारी मदद जो है केवल भगवान कर सकते हैं, ठीक है। और बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये बताया जाता है कि भगवान तो सब जगह होते हैं, भगवान तो सब चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी गई है, जैसा कि उसे बताया गया था कि उनकी आंखें तो सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इन डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि इवन वॉट का मतलब है यहाँ तक कि डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, यहाँ तक कि किसी के भी हृदय, कॉन्शियस का जो मतलब होता है वो होता है आत्म हृदय नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आंतरिक मन। इसका एक हिंदी में वर्ड होता है कॉन्शियसनेस का, हाँ, अंतःकरण। यहाँ पर लिखा है इवन वट, यहाँ तक कि इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, किसी के भी अंतःकरण में क्या चल रहा है वो यही देख सकता है। सो इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, सिंपल वर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि वो सब लोगों ने ये कहा है कि कोई भी भूखे बिना नहीं मरता है। तो उस पूरी रात क्या हुआ था, लेंचो जो है अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोच रहा था, और वो आशा क्या थी, वो आशा थी भगवान से मदद। और उसे बताया गया था कि जो भगवान की आंखें होती हैं वो सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी इंसान के अंदर आंतरिक मन में क्या चलता है वो ये भी देख सकती है। क्योंकि देखिए हमें बताया जाता है भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन जो हमारा आंतरिक मन होता है, जो हमारा अंतःकरण होता है, उसके बारे में तो केवल हमें ही पता होता है ना। लेकिन यहाँ बताया गया है कि भगवान जो है सब कुछ देख सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी के आंतरिक मन में भी वो बहुत ज्यादा देख सकते हैं, डीप इनसाइड। नेक्स्ट इज लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो, देखिए ये जो लिखा है ना, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये फ्रेज है और इसका यूज किया जाता है ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनती हो। ऑक्स, देखिए जो ऑक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, वो क्या करते हैं, खेतों में हल चलाने का काम करते हैं। हालांकि आजकल ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि जो बैल होते थे वही खेत को जोतते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्स ऑफ ए मैन का यूज किया गया है, इसका यूज किया गया है इसलिए क्योंकि लेंचो जो था बहुत ज्यादा मेहनती था। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो उसके लिए हम एन ऑक्स ऑफ ए मैन का यूज कर सकते हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक जानवर की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक, वर्किंग का मीनिंग है काम करना, लाइक मीन्स की तरह, एक एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट का मीनिंग होता है लेकिन, एंड स्टिल का मतलब होता है फिर भी, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था, न्यू का मीनिंग होता है जानना, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट मीन्स कैसे लिखा जाता है। लेंचो जो था वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, वो अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स यानी कि जो कल, देखिए जो फॉलोइंग का यूज किया जाता है उसको हम आने वाले की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर हम टुमारो की तरह यूज कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट इंडेक्स पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं ना टुमारो का द फॉलोइंग डे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो द फॉलोइंग संडे है इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, आने वाला संडे, या फिर जो कल वाला जो संडे, यानी कि आज हमारा ये दिन हो गया, आज के बाद जो कल आता यानी कल जो आने वाला संडे है वो। एट डेब्रेक, डेब्रेक का मीनिंग है सुबह के समय, आने वाले संडे में सुबह के समय ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने शुरू किया, बिगेन का मीनिंग है शुरू करना, टू राइट
लिखना अ लेटर, एक पत्र। उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। अगली सुबह संडे के दिन, अगली सुबह रविवार के दिन उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच, जो, ये जो विच है इस लेटर के लिए यूज किया गया है, जो he himself would carry to town। यहां पर आप जिसको लिखें, जो या जिसको, he himself, उसे खुद, would carry to town, जो कस्बा था, टाउन का मीनिंग होता है कस्बा, कैरी मीन्स ले जाना, जो कि उसे खुद कस्बे तक ले जाना था। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल जो बॉक्स होता है ना, पुराने टाइम में क्या होता था, एक ऐसा मेल बॉक्स होता था, तो यहाँ पर जो भी लेटर लिखे जाते थे वो उस मेल बॉक्स में डाल दिए जाते थे, और हम जिसको एड्रेस, जो भी एड्रेस लिखते थे अपने लेटर पर, वो वहाँ तक पहुँच जाता था, और उसे डालना था। प्लेस का मीनिंग होता है वैसे स्थान, लेकिन यहाँ पर डालने का सेंस है, और उसे डालना था इन द मेल, मेल में। It was nothing less than a letter to God। यह है और कुछ नहीं बल्कि भगवान को एक पत्र था। इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है, लेंचो was an ox of a man। लेंचो बहुत ही ज्यादा मेहनती था, working like an animal in the field, अपने खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी he knew how to write, वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। The following Sunday at daybreak, अगले सुबह रविवार के दिन, he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the mail, जिसको उसे खुद ही कस्बे तक ले जाना था और मेल में डालना था। It was nothing less than a letter to God, है कुछ नहीं बल्कि भगवान को एक पत्र था। नेक्स्ट इज गॉड, भगवान। he wrote, उसने लिखा, wrote का मीनिंग है लिखना, और ये राइट की सेकेंड फॉर्म है, तो हो जाएगा उसने लिखा। If you don't help me, if you, if का मीनिंग है यदि, you means आप, यदि आप don't help me, मेरी मदद, हेल्प का मीनिंग है मदद करना, me means मेरी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family and I, मेरा परिवार, and I और मैं, will go hungry this year, इस साल भूखे रह जाएंगे। हंगरी का मीनिंग है भूखा। अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पहले भी गो आया था, लेकिन यहाँ जो गो है इसका मीनिंग जाना नहीं है, यहाँ पर जो गो है इसका मीनिंग है रह जाना। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again। I need का मीनिंग है जरूरत होना, मुझे जरूरत है 100 pesos, 100 रुपए की। यहाँ पर जो पीसोस है वो लेंचो की यहाँ की करेंसी है जहाँ लेंचो रहता है, तो आप इसको रुपए बोल सकते हो। उसे मुझे जरूरत है 100 पीसोस की, 100 रुपए की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। सो का जो मीनिंग होता है वो होता है बोना, यानी जब हम बीज बोते हैं, बीज के बोने के लिए हम सो का यूज करते हैं, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ताकि मैं अपने खेतों में पुनः खेती स्टार्ट कर सकूं। हालांकि बीज जो होता है, बीज को बोने के लिए हम सो का यूज करते हैं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और रह सकूं, एंड टू लिव और रह सकूं, अंटिल का मीनिंग है जब तक, द क्रॉप कम्स, जो फसल है वो आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, ओके, तो यहाँ पर आगे डैश 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 का मीनिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके आगे का लेटर हमें नहीं बताया गया है। कहने का मतलब ये है, हमें इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि इसके लेटर के पीछे की जो स्टोरी है ना वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो डबल बार अब राइटर क्या लिखते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके आगे जो हेलस्टॉर्म है ना, यानी कि तूफान है ना, तो इसके आगे लेंचो ने वही लिखा होगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तूफान आया, उसने सारी फसल खराब कर दी, अब कुछ भी दिख नहीं रहा है, सब जगह ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो किसी ने क्या किया हो, नमक फैला दिया हो, ऐसा फील हो रहा है। पेड़ों पर भी पत्ते नहीं बचे हैं, फूल भी नहीं बचे हैं, तो इसके आगे लेंचो ने वो लिखा है।
यहाँ पर डैश डैश का मीनिंग ये है कि राइटर ने हमें नहीं बताया है कि क्या लिखा है इस लेटर में, लेकिन हाँ हमें पता है इस लेटर में क्या लिखा होगा। जो मेन चीज थी वो हमें बताई गई। मेन चीज क्या थी, उसने 100 पीसोस मांगे थे, यानी कि 100 रुपए मांगे थे। किस लिए? ताकि वो अपने खेतों को दोबारा से अपने खेतों में दोबारा से बीज बो सके और क्या कर सके, रह सके तब तक। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा कि आज बीज बोया और कल फसल आ गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो खेतों में जब वो बीज बोएगा तो कुछ टाइम लगेगा दूसरी फसल आने में, तो उतने टाइम तक जब तक दूसरी फसल आएगी तब तक वो रह सके, यानी कि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इसलिए उसने कितने 100 पीसोस मांगे थे। और आगे उसने ये बताया कि हाँ हेल स्टॉर्म आया, ओले गिरे, इतनी सारी चीजें हुई। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि लैंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा। तो उसने सिंपली क्या लिखा कि अगर आप मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल भूखा जाएगा या फिर हम भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पीसोस की जरूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में, अपने खेतों में दोबारा से खेती कर सकूं और रह सकूं, जीवन यापन कर सकूं जब तक कि दूसरी क्रॉप नहीं आती है तब तक। क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, ओले थे, उन्होंने पूरी मेरी फसल नष्ट कर दी है। He wrote, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप। जो एनवेलप का मीनिंग होता है ये होता है लिफाफा। एनवेलप को हिंदी में बोलते हैं लिफाफा। तो देखिए क्या होता है, जब हम लेटर लिखते हैं ना तो लेटर को हम एनवेलप में डालते हैं। तो एनवेलप के ऊपर हमें एड्रेस लिखना होता है। तो जो एड्रेस होता है ना उसकी जगह पे लेंचो ने क्या लिखा, लेंचो ने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड। जो लेटर था उसको अंदर डाल दिया। किसमें डाल दिया? जो मेल बॉक्स में था। स्टिल ट्रबल, लेकिन फिर भी, ट्रबल मीन्स होता है परेशान होना, लेकिन वह फिर भी परेशान था। वेंट टू टाउन, जब वह क्या था, जब वह कस्बे में गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर कोमा लगा है, यहाँ पर इधर कोमा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है, वह कस्बे में गया और उसने क्या किया, पहले तो उसने एनवेलप यानी कि लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, उसके बाद वो कस्बे में गया और उसने उस लेटर को वहाँ पर मेल था उसमें डाल दिया। उसके बाद, लेकिन जब उसने डाल दिया उसके बाद भी वो थोड़ा सा परेशान था। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। जो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर लेटर की बात की गई है। लेटर को उसने एनवेलप में डाला, ठीक है, और वो टाउन गया। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। अब यहाँ पर जो लेटर है वो एनवेलप के अंदर है। अब लेंचो क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में गया और उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस से स्टैंप ली और अपने लेटर के ऊपर लगाई, यानी कि जो एनवेलप था एनवेलप के ऊपर स्टैंप लगाई। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। और अब इसने क्या किया, इसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। ड्रॉप का मीनिंग है डालना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है कंफ्यूजन हो। यहाँ पर जो इनसाइड लेटर डालने की बात की जा रही है वो एनवेलप के अंदर लेटर डालने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लेटर डालने की बात की जा रही है वो मेल बॉक्स के अंदर लेटर डालने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज ऑन द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office. One of the employees. बहुत सारे कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉय का मीनिंग होता है कर्मचारी, यानी कर्मचारियों में से कोई एक, who was a postman, जो कि पोस्टमैन था या फिर डाकिया था, and also helped at the post office, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प का मीनिंग है मदद करना, मदद किया करता था। went to his boss, अपने बॉस के पास गया। laughing heartily, देखिए laughing heartily का मतलब होता है बहुत जोरों से हंसना या फिर दिल खोल कर हंसना। हार्ट का मीनिंग होता है हृदय या फिर दिल। तो यहाँ पर लिखा है laughing heartily, बहुत जोरों से हंस पड़ा। and showed him, और उसने दिखाया उन्हें, किन्हें दिखाया, जो बॉस थे उन्हें, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए जो पत्र था उसे। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन पर या फिर डाकिया के पद पर रहते हुए अपने पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे ऐसा कोई एड्रेस पता ही नहीं था, या फिर क्या उसे कोई ऐसा एड्रेस पता था। यहाँ पर ये जो नेवर लिखा है ना, ये
इस बात को बता रहा है कि उसे ऐसा कोई एड्रेस पता ही नहीं था। तो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में, अगर अपने पूरे डाकिया के करियर में उसे ये एड्रेस कभी नहीं देखा था या फिर उसे एड्रेस कभी पता ही नहीं था। नेक्स्ट इज द पोस्ट मास्टर। पहले इसको समझ कर देते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ हमें इस तरह से बात बताई गई है। एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था यानी कि डाकिया था और पोस्ट ऑफिस के काम में मदद कराता था। वो अपने बॉस के पास गया और बहुत जोरों से हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि वह बहुत जोरों से हंसने लगा और उसने क्या किया, भगवान को पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के पद पर रहते हुए उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था या फिर उसे एड्रेस कभी पता ही नहीं था। नेक्स्ट इज द पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर था, अब उसकी होली के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा दिखता है। अफेक्ट, एक मोटा एमिएबल फेलो। देखिए एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है ना, जो फ्रेंडली बिहेवियर करता है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली बिहेवियर का। मित्रवत फेलो था, यहाँ पर बहुत अच्छा स्वभाव था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेजी से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग बहुत तेजी से हंसना। बट ऑलमोस्ट, लेकिन इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह हाल, इमीडिएटली मीन्स तुरंत या फिर हाल ही, वह तुरंत ही टर्न सीरियस, गंभीर हो गया। गंभीर का यहाँ पे जो सीरियस है इसका मीनिंग है गंभीर होना। तो ये तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर जो लेटर लिखा था उसको टैप करने लगा। कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब है कहना। वॉट फेथ, क्या भरोसा है। विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो क्या कर रहा है, काश, यहाँ पर विश लगा है, इस विश का मीनिंग है काश मेरे पास उस आदमी के जैसा भरोसा होता जिसने ये लेटर या ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने शुरू कर दिया भगवान के साथ पत्राचार। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो पोस्टमैन था उसने क्या किया, वो गया अपने बॉस के पास और उसके बॉस के बारे में बताया जा रहा है कि जो उसका बॉस था वो मोटा था, लेकिन वो कैसा था, मित्रवत था। एमिएबल का मीनिंग होता है मित्रवत होना। इसके अलावा जब उस जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर देखा तो वो भी क्या हुआ, बहुत तेजी से हंस पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लेकिन जल्दी ही वह सीरियस हो गया। अब वह क्यों सीरियस हो गया, वो इसलिए सीरियस हो गया क्योंकि उसने जो उसका लेटर देखा, पहले तो क्या किया, उसने उस लेटर को अपनी डेस्क पर टैप किया। उसके बाद वो सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि उसने ये देखा कि इतना भरोसा, ये कैसा भरोसा है, और उसने कहा कि काश मेरे पास भी उस आदमी की तरह भरोसा होता जिसने इस लेटर को लिखा है, और उसने शुरू कर दिया भगवान के साथ पत्राचार। So in order not to shake the writer's faith in God, यहाँ पर देखिए so का मीनिंग है इसीलिए। In order not to shake the writer's faith, shake मतलब होता है डगमगा जाना। जनरली जो शेक होता है उसका मीनिंग होता है हिलाना। आप जब क्या करते हैं, मान लीजिए आप किसी बॉटल में नींबू पानी बना रहे हैं या फिर आप रसना बना रहे हैं, तो आप बॉटल को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि आप बॉटल को शेक करते हैं। तो ये वहीं से लिया गया है। यहाँ पर जो शेक का मीनिंग है वो डगमगाना बोल सकते हो। राइटर्स फेथ, फेथ का जो मीनिंग होता है वो होता है बिलीव, यानी कि भरोसा। इसीलिए जो लिखने वाला है उसका भगवान पर भरोसा ना डगमगा जाए, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्ट मास्टर था केम अप विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया। आइडिया का मीनिंग क्या होता है, विचार, या उसको एक आइडिया आया।
मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा है ना, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब ये जो पार्ट है ना, ये आगे होना चाहिए था और ये जो सो है ये पीछे होना चाहिए था। इसीलिए देखिए यहाँ पर कोमा लगा और यहाँ पर कोमा लगा है, यानी कि ये बात कही गई है, उसके बाद हमने इसीलिए का यूज किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लिखने वाला है, जिसने पत्र लिखा है, उसका भगवान में जो भरोसा है वो ना डगमगा जाए, इसीलिए जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक विचार आया, और वो विचार क्या आया? आंसर द लेटर। आंसर का मीनिंग होता है उत्तर देना, यानी कि जो उसने लेटर लिखा था उस लेटर का उत्तर देने का उसके मन में विचार आया। बट व्हेन, लेकिन जब ही ओपनड इट, उसने उसे खोला। अब ये ही कौन है? ये जो ही है ये पोस्ट मास्टर, और इट कौन है? इट ये यूज किया गया है लेटर के लिए। लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मीनिंग होता है क्लियर, यानी कि स्पष्ट। यह स्पष्ट था दैट कि टू आंसर इट, उसे उत्तर देने के लिए या फिर उसे उत्तर करने के लिए ही नीडेड। नीडेड का मीनिंग होता है जरूरत होना, उसे जरूरत होगी समथिंग मोर देन गुडविल। समथिंग कुछ, मोर ज्यादा, देन गुडविल मीन्स होता है अच्छी भावना। यानी कि जो ये पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं ये जो लेटर लिखा गया है इसका मैं उत्तर दूं। लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया तो उसमें केवल आंसर की नीड नहीं थी, उसका आंसर देने के लिए केवल एक अच्छे हृदय की जरूरत नहीं थी। गुडविल का मीनिंग होता है अच्छी भावना। उस लेटर का आंसर देने के लिए सिर्फ अच्छी भावना की जरूरत नहीं थी, बल्कि अच्छी भावना से ज्यादा कुछ था जिसकी जरूरत थी। अब ये कुछ क्या था, चलिए आगे देखते हैं। इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर ये जो समथिंग मोर देन गुडविल लिखा है ना, ये जो समथिंग है ना, ये इसका रेफरेंस है मनी से। लेंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा था कि उसे 100 पीसोस चाहिए। तो यहाँ पर ये जो समथिंग का यूज किया गया है ना, कि अच्छी भावना से ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी, वो कोई चीज क्या थी? वो थी मन। ठीक है। इंक एंड पेपर, यानी कि उस पोस्ट मास्टर ने इंक उठाई और पेपर उठाया। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय करना। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़िग रहा। स्टक, वैसे स्टक का जो मीनिंग होता है वो होता है कहीं पर अटक जाना, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टक है इसका यूज हमने अड़िग रहने के लिए किया। यानी कि हाँ, पोस्ट मास्टर ने सोचा मैं उस लेटर का आंसर दूंगा, भले ही उसमें एक अच्छी भावना से ज्यादा कुछ और चीज की भी जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैं अपने रिजोल्यूशन पर क्या रहूंगा? स्टक रहूंगा, अड़िग रहूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी। देखिए आपको मैं चीज बताती हूँ, अगर सिंपली आस्क्ड लिखा है ना या फिर आस्क लिखा है तो इसका मीनिंग होता है पूछा, या फिर आस्क लिखा है तो उसका मीनिंग हो जाता है पूछना। लेकिन जब भी कभी आपको आस्क फॉर देखने को मिलता है या फिर आस्क फॉर देखने को मिलता है, आस्क फॉर हो या फिर आस्क फॉर हो, ये जो आस्क है ये सेकेंड फॉर्म होती है बेसिकली। तो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है मांगना। और बेसिकली यहाँ पर ये जो मांगने का सेंस होता है, जनरली पैसे से रिलेटेड हम कोई ना कोई चीज मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। किसने? ये जो ही है ये पोस्ट मास्टर के लिए यूज किया जा रहा है। जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसे मांगे किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, हिमसेल्फ का मीनिंग है यहाँ पर खुद, उसने खुद गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी जो तनख्वाह थी, सैलरी का जो हिंदी में होता है तनख्वाह, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स,
और बहुत सारे मित्र, सेवरल मीन्स बहुत सारे मित्र, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे जो मित्र थे उन्होंने भी ये कृतज्ञता की टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने की। ऑब्लाइज्ड का मीनिंग होता है किसी के प्रति कृतज्ञ होना, ठीक है। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी है यानी कि दानशीलता का भाव या फिर कुछ कल्याण करने का। चैरिटी का मीनिंग क्या होता है, हम कुछ कल्याण कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं। तो जो सभी लोग ये पैसे एक दूसरे से ले रहे थे, यानी कि पैसों को जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। ये क्या था, ये एक एक्ट ऑफ चैरिटी था, यानी कि एक अच्छा काम था, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए। ये हिम कौन है, ये हिम पोस्ट मास्टर है। टू गैदर, गैदर का मीनिंग होता है एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। टू गैदर द 100 पीसोस, यह असंभव था उसके लिए कि वो 100 पीसोस को एकत्रित कर पाए। देखिए ऐसा होता है, अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें 100 रुपए देखे जाए तो इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन अगर अभी से आप 20 ईयर्स बैक जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि 100 रुपये हो गए, 500 रुपये हो गए, इनकी वैल्यू हो सकता है कम हो जाए, लेकिन अगर आपसे टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो 100 रुपये होते हैं या 50 रुपये होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं किस टाइम की कहानी होगी, उस टाइम की कहानी होगी जब जो फार्मर्स थे वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट थे, अब बारिश पर डिपेंडेंट थे। तो 100 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया, जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पीसेस जमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, उसने द फॉर्मर, जो किसान था वो भेज सका ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल, केवल कुछ, और मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा। यानी कि अगर उसने 100 पीसेस मांगे थे, 100 का आधा कितना होता है, 50, 50 से ज़्यादा, ठीक है। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 50 से थोड़े ज़्यादा रुपए वो उस फार्मर को, उस किसान को भेज सका। नेक्स्ट इज ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पुट द मनी मीन्स पैसे को रख दिया या पैसे को डाल दिया इन द एनवेलप। अभी कल मैंने आपको बताया था एनवेलप का मीनिंग होता है लिफाफा, उसने पैसे को लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, पता, लेंचो का पता लिख दिया। एंड और विद इट अ लेटर containing only a single word as a sign God, and with it, और इसके साथ a letter containing, जो लेटर था, जो पत्र था वो लिए हुए था अपने साथ। कंटेनिंग का मतलब होता है अपने आप में समा जाना या फिर किसी चीज़ को कंटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी प्याली होती है ना, प्याली में क्या होता है, हम कुछ भी खाना रख सकते हैं। तो जो प्याली होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसमें ये है बॉटल है, तो मैं कहूँगी इस बॉटल ने इस बॉटल को कंटेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर में क्या कंटेन कर रखा था, अ सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, एक हस्ताक्षर के रूप में, और वो क्या था, वो था गॉड। यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसे गैदर कर लिए, पैसे कलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या किया, उसने उन पैसों को एनवेलप में डाल दिया और उस एनवेलप पर केवल एक साइन कर दिया, और वो साइन किसका था, गॉड का था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को या फिर कल जो आने वाला संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। देखिए अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो जो, देखिए बिट का मीनिंग होता है थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना अ लिटिल बिट, बिट का मीनिंग होता है थोड़ा सा। लेंचो थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स जल्दी, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया। अगली संडे यानी कि अगले रविवार लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया। क्यों जल्दी आया,
देन यूजुअल, यूजुअल मीन्स होता है आमतौर पर, जैसा कि आमतौर पर होता था। कहने का मीनिंग ये है कि जो अगला रविवार था उस दिन जो लेंचो है आमतौर पर जिस टाइम पर आता था उससे थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन यानी कि डाकिया ने खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने पत्र को उसे सौंपा। हैंडेड का मीनिंग होता है सौंपना या फिर देना। यह है डाकिया था जिसने स्वयं ही पत्र को उसे सौंपा। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी की संतुष्टि। देखिए यहाँ पे कंटेंटमेंट है ना, ये संतुष्टि से हम इसका सेंस ले सकते हैं। हु, जिसने परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य किया हो। परफॉर्म का मीनिंग होता है करना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लेंचो था वो अगले दिन जो संडे था उसको जितने टाइम पर वो आता था उससे पहले आ गया और उसने पूछा उससे वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, जो पोस्टमैन था यानी कि जो डाकिया था उसने ही लेटर जो था लेंचो को दे दिया। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और लेंचो को देख रहा था और उसके अंदर एक कंटेंटमेंट था, एक संतुष्टि का भाव था, आत्मसंतुष्टि थी उस इंसान की जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, उसका वो अनुभव कर रहा था। ऑलराइट, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। लेंचो शोड, शोड का मीनिंग है दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट स्लाइट का मीनिंग होता है थोड़ा सा, जैसे कि बिट का मीनिंग थोड़ा सा होता है उसी तरह से स्लाइट का मीनिंग भी होता है थोड़ा सा। सरप्राइज, उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सरप्राइज का मीनिंग है यहाँ पर आश्चर्य। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखते हुए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना भरोसा था। कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या है, भरोसा होना। लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया उन पैसों को देखते हुए, उसका ऐसा भरोसा था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। एंग्री मीन्स गुस्सा होना, बिकेम मीन्स हो जाना। When, जब he counted the money, उसने पैसे गिने। लेंचो जो था उसने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया पैसों को देखते हुए, उसका ऐसा भरोसा था, लेकिन वो गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया, जब उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake, God could not have, भगवान नहीं कर सकते। मेड अ मिस्टेक मीन्स होता है कोई भी गलती, भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते। नॉर, और ना ही, कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो मना भी नहीं कर सकते। डिनाइड का मीनिंग होता है मना करना, और वो मना भी नहीं कर सकते लेंचो को जिसकी, व्हाट मीन्स जिसकी, ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की थी। यहाँ पर लेंचो जो है गुस्सा हो गया है और वो अपने मन में सोच रहा है कि भगवान जो है वो कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते और वो उसकी प्रार्थना को भी मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमीडिएटली, तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। वेंट अप मीन्स गया, द विंडो खिड़की के पास। टू आस्क फॉर, अब देखिए आस्क फॉर का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था, मांगना। आस्क का मीनिंग होता है पूछना, लेकिन आस्क फॉर लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है मांगना। मांगने के लिए पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही को। ऑन द पब्लिक राइटिंग, पब्लिक जहाँ पर सभी लोग बैठकर लिखते हैं। टेबल, जो टेबल होती है कैसी टेबल जहाँ पर सभी लोग बैठकर लिख सकते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने शुरू किया। स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, टू राइट मीन्स लिखना। उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अब रिंकलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपके ये भौं है ना, ये भौं इन्हें बोलते हैं आईब्रोज, तो
जब हम गुस्सा होते हैं या फिर जब हम चिंतित होते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं लाइंस की बात की जा रही है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौंहों को सिकोड़ते हुए, जैसे भौंहें नहीं लोग सिकोड़ लेते हैं, तो वही। caused by effort he had to make to express his idea, और जो वो प्रयास कर रहा था अपने आइडियाज को निकालने का। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है किसी को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि लेंचो ये सोच रहा था कि भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ना ही भगवान कुछ गलत कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो खिड़की के पास गया, उसने पेपर और इंक मांगा, और जो पब्लिक टेबल थी, पब्लिक राइटिंग की जो टेबल थी, वहाँ पर उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब वो लिख रहा था ना, तो उसकी जो भौहें थी वो रिंकल्ड थी, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। और ये जो भौहें थी ये क्यों पड़ गई थी, क्योंकि वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा था। एक्सप्रेस हिज आइडियाज का मीनिंग है अपने विचारों को प्रकट करना। तो क्या था, जब वो लेटर लिख रहा था उसकी भौहें जो थी वो सिकुड़ गई थी, रिंकल पड़ गए थे उन पर। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा था। अपने विचारों को प्रकट करने के प्रयत्न में उसकी भौहें पर सिलवटें पड़ गई थी, या फिर वो भौहें उसने टेढ़ी कर ली थी। When he finished, जब he finished का मीनिंग होता है खत्म करना। जब उसने खत्म किया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने, which he licked and then affixed to the envelope। देखिए ऐसा होता है जब हम एनवेलप लेते हैं ना, तो हमें उस पर एक स्टैम्प लगानी होती है। तो यहाँ पर उसी स्टैम्प की बात की गई है, which he licked, जिसे उसने लिक किया। लिक का मीनिंग होता है जब आप ऐसे नहीं करते हैं कि आप अपने मुंह से किसी चीज़ को चाटते हैं और उसको फिर चिपका देते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो वही यहाँ पर उसी चीज़ की बात कर रही है। उसने उसको जिसको, यानी कि स्टैम्प जो थी जिसको उसने लिक किया, और एफिक्स, एफिक्स का मीनिंग होता है चिपका देना, और उसने उसको चिपका दिया टू द एनवेलप, जो लिफाफा था उस पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के साथ। जैसे कि ये रहा एनवेलप फॉर एग्जांपल, उसने लिख किया स्टैम्प को, उस पर चिपकाया और उस पर ऐसे अपनी मुट्ठी मार दी। ऑलराइट, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण, जिस क्षण जो लेटर था वो मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उसको खोल दिया। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, या फिर ऐसा कहा गया था, गॉड, भगवान, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Of the money that I asked for, उन पैसों में से जो कि मैंने मांगे थे, only 70 pesos reached to me, केवल 70 pesos reached means पहुंचे हैं me, यानी कि मुझ तक। भगवान, जो कि मैंने पैसे आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 रुपए या फिर 70 पीसोस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बकाया भेज दे। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सिंस का मीनिंग यहाँ पर है क्योंकि से। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट, इसे नहीं भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे मेल के थ्रू नहीं भेजना, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्रूक का मीनिंग होता है ठग होना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो ठगों का एक समूह है। एंड देन उसने अपना नेम लिख दिया लेंचो। सो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, जब लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की, तो क्या हुआ, जब उसके लेटर को जो पोस्ट मास्टर ने देखा, तो पोस्ट मास्टर के मन में ये ख्याल आया कि इस इंसान का भरोसा कितना ज़्यादा है भगवान पर। तो उसका भरोसा भगवान से ना हटे, इसी वजह से पोस्ट मास्टर ने क्या किया, खुद से पैसे कलेक्ट किए, अपने दोस्तों से पैसे उसने लिए, अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे लिए, और उसने टोटल 70 पीसोस कलेक्ट कर लिए। 100 पीसोस क्योंकि बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम पर, इस वजह से 100 पीसोस नहीं कलेक्ट कर पाए, उसने 70 पीसोस दे दिए। अब जब लेंचो को जो पैसे मिले तो उसे ऐसा लगा कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है, ना ही भगवान मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। तो
लेंचो को ऐसा लगा कि उसके जो बचे हुए पैसे हैं वो इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ले लिए हैं और उस तक केवल 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। तो इसी चीज को उसने दोबारा मेल किया भगवान को, और उस मेल को जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था उसने पढ़ा और उस पर हमें ये दिया गया था। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर। आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। देखिए, आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसका मेन कैरेक्टर है वो क्या है? लेंचो। दूसरा, इसके राइटर का जो नेम है, ये जो स्टोरी लिखी है इसका नेम क्या है, इसकी स्टोरी के राइटर का नेम क्या है वो। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो एक तो लेंचो है, एक पोस्ट मास्टर है। ठीक है, स्टोरी आई होप आपको क्लियर होगी, आपके माइंड में स्टोरी जो है क्लियर हो ही गई होगी, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छी स्टोरी दी गई है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेंचो का जो घर था वो वैली के क्रस्ट में था। लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी हेलमस्टोन की वजह से, और उसके बाद उसने भगवान को एक लेटर लिखा था, जो कि पोस्ट मास्टर ने जब पढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए, उसे लेंचो की मदद करनी चाहिए ताकि लेंचो का भगवान से भरोसा ना उठ जाए। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसे 70 पीसोज भेजे। लेकिन जब लेंचो को 70 पीसोज रिसीव हुए तो लेंचो को ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे के जो बचे हुए पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, इन्होंने ले लिए हैं। ऑलराइट, आपका होमवर्क ये है, मैंने जो भी आपको चैप्टर शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ाया है, इसको बुक से आपको खुद से रीड करने की कोशिश करनी है और 2 to 3 टाइम्स आपको रीड करके खुद से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में स्टोरी ठीक से बैठ जाएगी ना, तो आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लॉन्ग आंसर भी बहुत आसानी से लर्न कर लोगे और या फिर आप उसको बना कर भी लिख सकते हो। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।